हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कि जो बिहार जीविका का जो फॉर्म आया हुआ है और जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, देखिए अक्टूबर के मेरे हिसाब से क्योंकि नवंबर में, अगर आपको पता है कि नवंबर में क्या है, बिहार में चुनाव है, तो चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आपके पास समय बहुत कम है अब, तो कोशिश करिए कि आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है उसको बढ़ा लें आप। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट किया जाएगा। अभी डेट आई नहीं है ऑफिशियल, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से क्योंकि नवंबर में चुनाव है तो उससे पहले एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, हो सकता है सितंबर के यानी इस मंथ के लास्ट में आपको डेट मिल जाए या अक्टूबर में मिल जाए। तो कोशिश करिएगा कि आप जिस भी बिहार जीविका का जो भी आपने फॉर्म जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अब क्या करना है, धार देने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और मैं टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। उसके साथ साथ आपको रिवीजन सेट में मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमारा जो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट लेके चलेंगे। ठीक है, 20 से 50 के करीब हम टेस्ट लेके चलेंगे ताकि आपकी जो भी और भी चीज़ें इस पर छूटेंगी वो लेके चलें। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको पता है कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। उसके बाद हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उन पे भी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उन पे भी आप फोकस लेकर चलिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी ही 2-4 दिन में बहुत जल्द मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपकी जो रीजनिंग की क्लास है उसको मैं स्टार्ट कर दूँ ताकि जो टॉपिक्स है आप उसको यहाँ से भी कवर कर लें और बाकी जगह से भी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कोशिश करिए कि आपका जो सिलेबस है ना टाइम से कंप्लीट हो जाए। आप कहाँ से पढ़ते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपका सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आपका जो भी सिलेबस है उसको आप टाइम पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, और मेरी जो जिम्मेदारी है कि आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज की प्रैक्टिस सेट है या जो क्लासेस हैं उसको समय से मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो सोचा मैंने स्टार्टिंग में ही दे दूँ इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आपको पता है कि सुबह की जो क्लास हुई है उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, किसान योजना का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपको पता है कि सुबह की जो क्लास है पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे चालू हुई थी, तो उसी पे है। ठीक है, तो पीएम किसान योजना का पूरा नाम क्या है? तो पहला है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री किसान सहायता निधि योजना और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना। तो आपको पता है कि जो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री पीएम किसान का जो पूरा नाम है, यहाँ पे पीएम छूट गया है उसके लिए हम सो सॉरी, पीएम छूट गया यहाँ पे उसके लिए सॉरी। किसान योजना का पूरा नाम क्या है? ठीक है, पीएम जो किसान योजना है उसका पूरा नाम क्या है? तो वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑप्शन नंबर दूसरा ये इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 1, 2 या ABCD जो करके आता था उसमें थोड़ा सा टाइम जाता ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होगा। आप 1, 2 करके या ABCD करके वैसे भी चल सकते हैं क्योंकि ये बी ऑप्शन राइट जवाब होगा। अगर इसको ये माने, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो बी हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका जो पूर्ण रूप है। ठीक है, उसका नाम है। अब बात कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यानी कब इसको स्टार्ट किया गया था? इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में। तो आपको पता है कि सुबह की अगर क्लास आपने अटेंड की हुई है तो आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। पीएम किसान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो वर्ष 2019 में शुरू हुई है। और ये लागू कब से हुआ था? ये जो वर्ष 2019 में लागू हुआ था फरवरी में, और इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी 1 दिसंबर 2018 से हुई थी। ठीक है, ये आपको पता है कि 18 से स्टार्ट हुआ था और ये जब लागू हुआ कब? तो 2019 में लागू हुआ। हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गई कि इसमें 20 प्रश्न हैं। ठीक है, मैंने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है ताकि आप इसको जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले सैटरडे और संडे की, कल की और परसों की जो क्लास थी उसमें क्या हुआ था कि हमने 90 क्वेश्चन ही हम कर पाए थे और वो 2 टॉपिक से ही कवर किए गए।
तो मैंने सोचा कि अगर इसमें 20-20 प्रश्न बढ़ा दिया जाए और उधर जो है प्रश्नों को 20-20 करके भी देखेंगे तो 100 प्रश्न जो है हम कर लेंगे 50-50 एक दिन में करके, ठीक है, सैटरडे संडे की प्रैक्टिस सेट में। तो इसलिए मैंने इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो आप बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, आप कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मुझे लगता है कि ना आपने जो ये फॉर्म फिलअप किया आप इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, आप चाहते ही नहीं कि आपकी जॉब लगे, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए कम से कम उसके प्रति डेडिकेटेड रहिए कि हाँ अब मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया तो मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डेडिकेशन रखेंगे तो चीज़ें चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2019, वर्ष 2019, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस योजना के तहत यानी पीएम जो किसान योजना है इसके तहत प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, यानी एक वर्ष में कितनी राशि प्रदान की जाती है। 4,000 दी जाती है, 6,000 दी जाती है, 8,000 दी जाती है या 10,000 दी जाती है। तो आपको पता है कि इस योजना के तहत जो एक वर्ष में जो राशि प्रदान की जाती है वो राशि कितनी होती है, 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। यानी प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, किसानों को 6,000 की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और 3 किस्तों में मिलती है, 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है आपको, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती हैं, ठीक है। उनकी टाइमिंग होती है कब कब वो दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 6,000 रुपये इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में दी जाती है। तो मैंने अभी ऊपर बता भी दिया कि कितनी किस्तों में दी जाती है, तो 2 समान किस्तों में, 3 समान किस्तों में, 1 किस्त में या 4 समान किस्तों में। तो इसका जो राइट जवाब होगा आपको पता है कि 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि 3 किस्तों में आती है, ठीक है, 3 किस्तों में आती है। अगले प्रश्न पे चले अगर, तो अगला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। तो आपको पता है कि किस्त की राशि कितनी है, तो वर्ष 2,000 रुपये प्रत्येक किस्त में दी जाती है, यानी 6,000 रुपये एक साल में दिया जाता है और 3 किस्तों के माध्यम से दिया जाता है, यानी 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती हैं जब ये राशि आप जो किसान होता है उसको मिलती है, ठीक है। तो 2,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, ठीक है। और एक वर्ष का जो इसका कुल जो धन है वो क्या हो जाता है, 6,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, 6,000 रुपये हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस योजना के तहत यानी पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को फंड कैसे हस्तांतरित किया जाता है, यानी पैसा किस माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है उनको, ठीक है, ये पूछ रहा है। पहला है चेक के माध्यम से क्या उनको पैसा दिया जाता है, कैश के माध्यम से यानी डायरेक्ट उनके हाथ में पैसा दे दिया जाता है, कैश दे दिया जाता है, या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से, या डाक घर के माध्यम से। तो आपको पता है जो पीएम किसान योजना है उसके तहत जो फंड प्रोवाइड की जाती है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको उनके खाते में सीधा जो पैसा है यानी जो किस्त है 6,000 रुपये की जो किस्त है जो 3 वार्षिक किस्तों में आती है उसको प्रोवाइड कराई जाती है। यानी 2,000 रुपये एक किस्त में 2,000 रुपये लाभार्थी जो होते हैं यानी जिन्होंने भी पीएम किसान योजना के तहत इसका लाभ प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म को भरा होता है उनको क्या मिलता है, उसके तहत 2,000 रुपये की उनकी खाते में क्या आ जाता है, जब फंड रिलीज होता है तो उनके खाते में वो पैसा आ जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पैसा क्या होता है, हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले अगर, तो कह रहा है कि पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका मेन पर्पज़ क्या है। पहला है किसानों को रियायती दरों पर बीज प्रदान करना, दूसरा है फसल बीमा प्रदान करना, तीसरा है किसानों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना और चौथा है किसानों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऋण दिया जाता है यानी बीज वगैरह प्रदान किया जाता है, नहीं बीज तो नहीं दिया जाता। फसल बीमा प्रदान किया यानी फसलों का जो बीमाकरण किया जाता है तो उसमें किया जाता है, नहीं। इसमें क्या होता है किसानों की जो वित्तीय ज़रूरतें होती हैं, किसानों की जो वित्तीय ज़रूरतें होती हैं यानी पैसे की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी जो 6,000 रुपये की धनराशि होती है वो क्या होता है फसल बुआई के पहले उनको मिल जाती है, ठीक है, फसल बुआई के पहले मिल जाती है ताकि वो अपने खाद या बीज वगैरह पे खर्च कर सके, ठीक है। इसके साथ वो अपनी जो उसमें जो पैसा मिलता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो कि किसान किस चीज़ के लिए वो खर्च करता है, वो अपने फैमिली पे भी खर्च कर सकता है, अपने हेल्थ पे भी खर्च कर सकता है या खेती के लिए भी यूज कर सकता है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पीएम किसान के तहत जो फंड प्रोवाइड की जाती है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि वो फंड या वो पैसा कहाँ खर्च करना है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा कि किसानों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीएम किसान योजना का इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पे चले तो कह रहा है कि किसान योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत जो परिवार की परिभाषा में क्या शामिल है। आपको पता है कि पीएम किसान योजना के तहत एक परिवार की डिफिनेशन दी गई है, फैमिली की डिफिनेशन दी गई है, उसमें क्या कौन कौन से शामिल है। तो पति पत्नी और सभी बच्चे, या दूसरा है पति पत्नी केवल, तीसरा है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, और चौथा है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे और उनके माता पिता। तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है उसमें जो परिवार की परिभाषा दी गई है, अगर आपने क्लास अटेंड किया हुआ है तो आपको पता है कि उस परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो जो इसका राइट जवाब होगा उसमें होगा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। जिन्होंने भी ऑप्शन डी यानी पति पत्नी और माता पिता को सम्मिलित किया है वो गलत है। ठीक है, अगर आपने ये टिक किया है तो ये बिल्कुल गलत है, या सभी बच्चे वाले भी जिन्होंने भी किया है वो गलत है। ठीक है, परिभाषा जो दी गई है पीएम किसान योजना के तहत जो परिभाषा दी गई है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो नाबालिग है, अगर उनके बच्चों का विवाह हो गया है या बालिग हो गए हैं तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, उसमें माता पिता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो परिभाषा दी गई है पीएम किसान योजना के तहत उसमें पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को फैमिली के अंडर रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कौन करता है, यानी किन व्यक्तियों को इस योजना के तहत जोड़ा जाए, इसकी पहचान कौन करता है। भारत सरकार करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें करती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमने देखते हुए चला था। ठीक है, क्लास में अगर आपने अटेंड किया तो आपका जो 20 में से मुझे लगता है कि 20 का 20 आप क्वेश्चन सही करके जाएंगे अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो। ठीक है, 20 का 20 आपका क्वेश्चन राइट होगा अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है, उसका रिविजन वगैरह किया होगा तो, क्योंकि सुबह की क्लास है तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको याद तो होगा ही। ठीक है, तो उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई। तो आपको पता है कि जो लाभार्थी की पहचान कौन करता है, तो वो राज्य और केंद्र सरकार की प्रदेश करते हैं। इसमें जो फंड होता है ना वो 100% केंद्र सरकार देती है, लेकिन किस व्यक्ति को पैसा मिलेगा या कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है वो कौन तय करता है, तो केंद्र सरकार या उस संबंधित राज्य, केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी जिस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश है वो, या उस राज्य की राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट जवाब होगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, स्टेट या यूटीज जो है वो तय करती हैं, तो ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न है, यह थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, सारी आ जा रही हैं। क्या आयकर का भुगतान करने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो टैक्स पेड करते हैं क्या जो पीएम किसान योजना है उसके लिए पात्र हैं, यानी उससे उस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाँ यदि वे छोटे और सीमांत किसान हैं, दूसरा हाँ यदि उनकी आय प्रति 10,000 प्रति माह से कम है, तीसरा नहीं वे पात्र नहीं हैं, और चौथा हाँ यदि वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहे। तो आपको जो पता है कि पीएम किसान योजना के तहत कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो अगर आपको पता है कि जो कौन व्यक्ति है जो आपको पता है कि जो टैक्स पेयर होते हैं ना वो उस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, नहीं वे पात्र नहीं है। जो भी टैक्स पेयर है यानी जो भी टैक्स पेड करते हैं, जो भी आयकर भुगतान करते हैं, वो पीएम किसान योजना के तहत इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, वे पात्र नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि क्या डॉक्टर इंजीनियर जैसे पेशेवर इस योजना के लिए पात्र हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हाँ यदि उनके पास खेती योग्य भूमि है, दूसरा हाँ यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तीसरा नहीं वे पात्र नहीं है, और चौथा केवल वे जो सरकारी नौकरी में नहीं है वे पात्र हैं। तो आपको मैंने क्लासेस में बताया था कि कौन कौन पात्र हैं और कौन कौन पात्र नहीं है। तो आई होप आप इसका राइट जवाब देंगे। क्या डॉक्टर इंजीनियर इस पेशेवर योग्यता के लिए पात्र हैं, तो नहीं वे पात्र नहीं है। आपको पता है कि डॉक्टर इंजीनियर हो गए, ठीक है, इनको उसमें नहीं सम्मिलित किया गया है।
ठीक है, और 2-3 लोग और थे जिनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। यानी ऐसे पेशेवर जो टैक्स पेयर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे होता है वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो वे डॉक्टर, इंजीनियर पेशेवर योजना के पात्र नहीं है, तो नहीं, वे पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त वेतनभोगी पीएम किसान योजना के लिए पात्र है या नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति जो 10,000 या उससे अधिक की पेंशन मिलती है जिनको, क्या वे सेवानिवृत्त जो है, ठीक है, क्या वे पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो आपको पता है कि वो है या नहीं है। ठीक है, क्लासेस में हमने इसको देखा। तो पहला है पात्र हैं, दूसरा है वे केवल तभी पात्र हैं यदि वे छोटे व सीमांत किसान हैं, तीसरा है पात्र नहीं है कुछ श्रेणियों को छोड़कर, और चौथा है वे केवल तभी पात्र है जब उनके आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि जो इसका राइट जवाब होने वाला है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पात्र नहीं है कुछ श्रेणियों को छोड़कर। यानी इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको छोड़ दिया गया था कि नहीं, इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। तो जिनकी जो भी व्यक्ति है जिसके जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी पेंशन 10,000 या उससे अधिक है, वो इस योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो ग्रुप डी के कर्मचारी वगैरह थे, ठीक है, उनको इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो आपको पता है कि उसमें किन किन 2-3 कर्मचारी थे जिनको उसमें ऐड नहीं किया गया, यानी वो इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या सरकारी कर्मचारी पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं। तो कह रहा है कि हाँ, सभी कर्मचारी पात्र हैं। दूसरा, नहीं, सभी कर्मचारी पात्र नहीं हैं। तीसरा कह रहा है केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ कक्षा 6 या समूह डी के कर्मचारी, या कक्षा 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें नहीं होगा ऑप्शन, आप इस ऑप्शन को नहीं लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कक्षा 4 लिखा है, समूह के कर्मचारी केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ, और चौथा है केवल वे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज में काम नहीं करते वे पात्र हैं। तो आपको पता है जो क्या पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। तो इसमें कौन पात्र होगा, सभी कर्मचारी क्या पात्र होते हैं, नहीं। क्या सरकारी नहीं, सभी सरकारी कर्मचारी अपात्र होते हैं, नहीं। सभी सरकारी कर्मचारी भी अपात्र नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। आपको पता है कि जो ग्रुप डी वगैरह के हैं या जो मल्टीटास्किंग स्टाफ्स हैं वो जो है पीएम किसान योजना के लिए पात्र होते हैं, यानी वो इस फंड का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, केवल मल्टीटास्क स्टाफ या समूह जो कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, उस पीएम किसान योजना के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, इसमें सभी कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया। हालांकि अपवाद में आपको पता है कि अपवाद में ये लोग आते हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना के लिए आवेदन के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। यानी जब आप पीएम किसान फंड के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो पूछ रहा है। पैन कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, या आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी इस योजना के आवेदन के लिए आपके पास क्या चाहिए, तो आधार कार्ड की अनिवार्य किए गए, इसमें आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट जवाब होगा, आधार कार्ड की अनिवार्यता है। इसमें जो दस्तावेज इसमें जो लगेगा आवेदन के लिए वो क्या है, आधार कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है। तो pmkisan.in है, पीएम किसान government.in है, पीएम किसान ऑर्गेनाइजेशन है, या pmkisan.com है। तो आपको पता है जो पीएम किसान योजना है या जो भी गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट होती है उस पर GOV करके आता है। तो ध्यान रखना है कि पीएम किसान gov.in जो है, यानी government.in जो है इस योजना का ऑनलाइन आवेदन की जो आधिकारिक वेबसाइट है। तो कोई भी अगर आधिकारिक वेबसाइट देखना है तो उस पर अगर गवर्नमेंट की है तो GOV करके आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि GOV करके आता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होगी इस पर GOV करके आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, पीएम किसान government.in इसका राइट जवाब होगा। जो ऑनलाइन पीएम किसान के लिए जो ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, तो pmkisan government.in।
तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी government.in है वो आधिकारिक वेबसाइट होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि क्या सभी भूमिधारक किसान परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी ऐसे सभी किसान क्या इस जिनके पास भूमि है वो इस योजना के लिए पात्र हैं। तो पहला कह रहा है कि हाँ बिना किसी अपवाद के, दूसरा कह रहा है हाँ लेकिन कुछ अपवादों के साथ, तीसरा कह रहा है नहीं केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र हैं, और चौथा कह रहा है नहीं केवल वे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वे पात्र हैं। तो आपको पता है कि पात्रता में क्या है, हमने देखा हुआ है कि कौन सा व्यक्ति जिसके पास भूमि है वो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जो पूछ रहे हैं कि क्या सभी भूमिधारक किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, तो ऑप्शन होगा हाँ लेकिन कुछ अपवादों के साथ, ठीक है। अब कुछ अपवाद क्या है, सभी आपको पता है कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास भूमि है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि भूमिहीन जो मजदूर हैं वो इसमें नहीं आते, भूमिहीन जो किसान है वो इसमें सम्मिलित नहीं होते। इसकी एक खास विशेषता क्या है, जिसके पास भूमि है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन एक अपवाद क्या है कि अगर कोई भूमि जिसके पास है वो उसका लाभ लेना चाहता है लेकिन वो टैक्स पेड करता है, यानी जो टैक्स पेयर है या जो गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर है, यानी ऐसा किसान जो टैक्स पेड करता है, यानी उसकी जो खेती बाड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी है और उस पर वो टैक्स देता है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि कुछ अपवादें दी गई हैं, ठीक है। कुछ अपवादों के साथ जो सभी जो भूमिधारक किसान हैं वो इस योजना के पात्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पीएम किसान यानी ये योजना जो पीएम किसान योजना है इसके तहत एक वर्ष में कितनी बार किस्तें जारी की जाती है। तो आपको पता है कि 3 बार किस्तें जारी की जाती हैं, ठीक है। 3 बार किस्तें जारी की जाती हैं, 2-2 हज़ार रुपये 3 बार प्रोवाइड किए जाते हैं 3 किस्तों माध्यम से, और जो टोटल धनराशि हो जाती है वो 6,000 रुपये की धनराशि हो जाती है। तो एक वर्ष में कितनी किस्तें जारी की जाती है, यानी 3 बार किस्तें जारी की जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि क्या पूर्व या वर्तमान मंत्री इस योजना के लिए पात्र हैं। जो पूर्व अभी कोई मंत्री है या पहले मंत्री रह चुका है तो क्या उस ये पीएम किसान योजना के लिए वो पात्र है। तो कह रहे हैं कि हाँ यदि उसके पास खेती योग्य भूमि है, नहीं वे अपात्र हैं, तीसरा है हाँ यदि वे आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, और चौथा है केवल वे जो सार्वजनिक कार्यालय में नहीं है वे पात्र हैं। तो पात्रता और अपात्रता में आपको पता है कि ये क्या है, वे पात्र नहीं है, क्योंकि ये क्या है जो मंत्री या पूर्व मंत्री या मंत्री जो एक संवैधानिक पद है और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है या रह चुका है उसको जो पीएम किसान योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास खेती योग्य भूमि हो, ठीक है। तो ये एक पात्रता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे मंत्री या एमएलए वगैरह या कुछ भी रह चुका है वो इस योजना के लिए अपात्र हो जाता है, ठीक है, यानी उसको इस योजना के तहत फंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, बी इसका राइट जवाब होगा, नहीं वे पात्र नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि संवैधानिक पद ऐसा पद जिसका निर्माण जो है संविधान में किया गया है या संविधान के माध्यम से किया गया है वो क्या होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है या उससे पहले बैठा हुआ था तो वो इसके योग्य नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान पोर्टल पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा नंबर अनिवार्य है। यानी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आपके पास क्या होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए, आधार नंबर हो चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब आप न्यू फॉर्म भरते हैं तो आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए, तो आधार नंबर इसमें अनिवार्य किया गया है, ठीक है, पीएम पोर्टल के तहत। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना को डैश मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, या कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, या गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है वो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसको ध्यान रखना है कि किस मंत्रालय के तहत पीएम किसान योजना आती है, तो कृषि और किसान मंत्रालय के तहत आती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, कृषि और किसान मंत्रालय, ठीक है। तो ये हमारे 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं।
तो अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अब बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं, 2, 4, 10, 5, जितने भी आपको लगता है कि आपके सही हुए हैं, उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।